देखो आई और ई के आपको पता है ना, आई की 2 वैल्यूज के लिए सेम डेल्टा आता है, ये कॉन्सेप्ट सबको पता है। अब अगर आई की सेम वैल्यू के लिए 2 डेल्टा आता है तो समझे, एक तो आई बराबर 90 डिग्री पर मैक्सिमम आ रहा है, तो 90 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ इमरजेंस एंगल निर्गत कोण ई होगा। अगर इनको एक्सचेंज कर दें, आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई भी बतानी है, आपको प्रतिबिंब की स्थिति भी बतानी है, प्रकृति भी बतानी है, दोनों के लिए। पहले ऑब्जर्वर 1 के लिए, फिर ऑब्जर्वर 2 के लिए। इस सरफेस के लिए बिंब का काम कौन करेगा? तो इस सरफेस के लिए बिंब होगा आपतित किरणों के मिलान बिंदु को बिंब कहते हैं। तो इसके ऊपर जो किरणें आ रही हैं उनका आपतन बिंदु कहां पर है? उनका आपतन बिंदु तो आई है। तो इस सतह के लिए आई जो है वो बिंब का काम कर रहा है। हाँ जी, तो प्रिज्म हमारा चल रहा था, तो प्रिज्म के रिलेटेड एक सवाल अपन लोग करेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे। प्रिज्म में हमने मोटा मोटा कवर कर लिया था। डेविएशन, मिनिमम डेविएशन है ना। चलो सवाल देखो। ये प्रिज्म है, प्रकाश किरण का आपतन जो है, अच्छा मैंने आपको वो सवाल दे दिया था ना, ये करवा तो दिया था कि प्रकाश किरण को कितने कोण पर आपतित होना चाहिए। वो एंगल आई बताना है जिसके लिए मैक्सिमम डेविएशन हो, है ना। आई का मान जिसके लिए डेल्टा मैक्स हो। यही सवाल था। कितने बच्चों से बन गया था ये सवाल? कितनों ने बना लिया था? किसी का एंगल आया है 30 डिग्री? कोई है जिसका एंगल 30 डिग्री आया है? नहीं? ये क्या बनाया तुमने? अच्छा, चलो ये एक अच्छा सवाल है, देखते हैं। हाँ बेटा, ये ग्राफ था आपके डेल्टा और आई के बीच में। क्या आप इस बात को समझते हैं क्या कि इस ग्राफ में डेल्टा मिनिमम नहीं पूछा अपन से सवाल ने डेल्टा मैक्सिमम पूछा है। कुछ और भी वैल्यू दी होगी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा। कितना दिया? √7/3। हाँ ये तो देगा ही देगा। हाँ जी, तो डेल्टा मैक्स पूछा है, बहुत बढ़िया। डेल्टा मैक्स कब होता है? जब एंगल 90 डिग्री होता है। एक तो I इज इक्वल टू 90 डिग्री पर डेल्टा मैक्स होगा। तो 90 डिग्री पर डेल्टा मैक्स होगा, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। पर ऑप्शन में ऐसा कुछ हो ही नहीं, तो अगर ऑप्शन में 90 डिग्री होता तो हम निपटा देते सवाल को, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ऑप्शन में 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 15 डिग्री ऐसे ऑप्शन है तो गड़बड़ हो जाएगा। 90 डिग्री इज द परफेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं। 90 डिग्री पर डेल्टा मैक्स होगा, पर एक और एंगल पर डेल्टा मैक्स होगा। कैसे? मैं समझाता हूं। आपको अच्छे से पता है ना बेटा कि आई अगर 90 डिग्री है तो ई की कोई ना कोई वैल्यू होगी, और हमेशा दो एंगल के ऊपर सेम चीज बनती है। तो जब ई 90 डिग्री होगा तो आई की कोई ना कोई वैल्यू होगी जिसके लिए डेल्टा मैक्स होगा। एक्चुअल में
आपको सवाल में यही निकालना है। 90 डिग्री सबको पता है। वापस से देखो, आई और ई के आपको पता है ना, आई की दो वैल्यूज के लिए सेम डेल्टा आता है, ये कॉन्सेप्ट सबको पता है। अब अगर आई की सेम वैल्यू के लिए दो डेल्टा आता है तो समझें, एक तो आई बराबर 90 डिग्री पर मैक्सिमम आ रहा है, तो 90 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ इमरजेंस एंगल निर्गत कोण ई होगा। अगर इनको एक्सचेंज कर दें तो जब इमरजेंस एंगल 90 डिग्री होगा तो आई का कोई ना कोई वैल्यू होगा जिसके ऊपर भी सेम डेल्टा मैक्स आएगा। हमको ये चाहिए। तो एक आंसर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इस क्वेश्चन का है 90 डिग्री। एक आंसर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 90 डिग्री है, पर 90 डिग्री बिकॉज ऑप्शन का पार्ट नहीं है, तो हम समझ गए हैं कि सवाल वो दूसरा वाला एंगल निकलवाना चाहता है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, आपको थीम समझ में आ गई है, बस इतना ही सोचना था। अब सवाल फुद्दू है। देखो एक बात और, ये दे रखा होगा 60 डिग्री है ना। अब क्या करना है, ऐसे एंगल पे भेजना है कि प्रकाश किरण से जाए, टकराने के बाद जब बाहर निकले तो इमरजेंस एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ये 90 डिग्री लेना पड़ेगा अपन। अच्छा, इधर के परावर्तन के लिए 90 डिग्री कब हो सकता है? इधर के परावर्तन के लिए 90 डिग्री कब हो सकता है? सोचो, परावर्तन कोण 90 डिग्री कब होता है? परावर्तन कोण 90 डिग्री कब होता है? किस आपतन कोण के लिए परावर्तन कोण 90 डिग्री होता है? क्रांतिक कोण के लिए, क्रिटिकल एंगल के, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जस्ट पहले की कहानी। मतलब 100% ये कोण सी होगा, क्रांतिक कोण। अगर ये क्रांतिक कोण है तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये कोण कितना हो गया? 60 माइनस सी। क्या आप साइन सी कैलकुलेट कर सकते हो? साइन सी क्या होता है? छोटा वाला अपॉन बड़ा वाला। छोटा वाला कौन है? बाहर हवा। बड़ा वाला कौन है? √7/3। ये आ गया √3/7। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन लगा दी यहां पर। मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो नहीं, टीआईआर के लिए जो जस्ट एज वाली कंडीशन होती है वो यहां पे लग जाएगी। अब क्या बचा जीवन में? कुछ भी नहीं बचा अब जीवन में। अब स्नेल्स लॉ लगाओ सिंपल सा, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाओ। साइन सी तुम्हारे पास आ चुका है, इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाओ और आई की वैल्यू निकालो। अब गधों, कम से कम इतना तो खुद करके दिखा दो। चलो स्नेल्स लॉ लगाओ, आई की वैल्यू निकाल के दिखाओ। स्नेल्स लॉ लगाओ खुद से और आई की वैल्यू अब निकाल लो। बहुत अच्छे से निकलेगी। स्नेल्स लॉ लगाओ, कुछ एंगल आ रहा होगा साइन 60 माइनस सी, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ। साइन ए बी माइनस बी का फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करो और जरा चेक करो कि आई का मान कितना आ रहा है, आई की वैल्यू कितनी आ रही है। करो 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 करो। बेटा 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू √7/3 साइन 60 माइनस सी।
सब बच्चों ने मैनेज कर लिया था? कुछ आंसर आ गया? 30 डिग्री आ गया अब तो? बढ़िया है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद अच्छा ऐसे देखो, कॉस सी कितना होगा? साइन सी आया 1/√7/3, तो कॉस सी कितना आएगा? √1 माइनस इसका स्क्वायर। ये आ जाएगा √4/7, है ना? मतलब ये आ जाएगा आपके पास 2/√7। बढ़िया। माइनस हाफ साइन से कितना है? √3/7। ये √3/7, ये भी माइनस का √3, मतलब इसको x मान लें तो x में से x/2 गया, तो x में से x/2 गया तो x/2 बचेगा प्लस का, तो ये बचेगा √3/√7, नीचे 2 बचेगा, ये इससे गया, ये इससे गया, ये आ गया 1/2, साइन आई इज इक्वल टू 1/2, तो आई इज इक्वल टू कितना आ गया? समझ में आया? दो बातें समझनी थी, एक तो सवाल एग्जैक्टली पूछना क्या चाहता है, दूसरा हमें अप्रोच क्या फॉलो करनी है। अच्छा सवाल था, आप लोगों को सोचना चाहिए था इसके बारे में, दिमाग लगाना चाहिए था। मुझे सवाल करते हुए देखना हमेशा एक सुखद अनुभव रहेगा, और उससे कभी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सिलेक्शन जिसका होना है वो व्यक्ति कैमरे के उस तरफ है, और वो व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा। प्रॉब्लम ये बात की है। हाँ? बाजार में कुछ खिलौने मिलते हैं, पता है? मेरे पास भी पड़ा होगा एक, आजकल टूट गया ये खिलौना है ऐसा, में एक स्प्रिंग लगी होती है, और उसके ऊपर इसको ऐसे बिठा देता है, टूट गया है तो हालांकि, ऐसे बिठा देते हैं इसके ऊपर, ऐसे हिलाते हैं तो ये ऐसे 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 हिलता रहता है। देखा है खिलौना आपने? है ना? हर चीज़ पे हाँ करता है, ये करता कुछ नहीं है। वैसे ही खिलौना हो तुम, जो बोलो बस हाँ ठीक है। स्मॉल एंगल प्रिज्म, हेडिंग लिखें, स्मॉल एंगल प्रिज्म। सूक्ष्म कोण चाहिए अपन को प्रिज्म का, मतलब ये वाला जो कोण है ना, ये सूक्ष्म होना चाहिए, ये बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है, बहुत कुछ चेंज हो जाता है इससे। क्या चेंज होता है देखें, अगर ये बहुत छोटा है तो जो प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, ये जो अभिलंब बन रहा है, ये एंगल आई भी बहुत छोटा है, ऐसे ये फिर यूं जाएगा, से बाहर निकलेगा, ये सब बहुत छोटे होंगे, मतलब ऑल एंगल्स आर स्मॉल, बेसिकली आप बोल सकते हो सारे एंगल स्मॉल है। अगर सारे एंगल स्मॉल होते हैं, जैसे यहाँ पे आर है ना, R1 R2, R1 छोटा है, फिर R2 छोटा है, फिर E छोटा है, ठीक है, तो सारे एंगल स्मॉल है, तो अपन कैसे लगाएंगे? आपका जो फॉर्मूला है बेसिक सा, वो फॉर्मूला क्या कहता है? बार सराउंडिंग का NS ले लो, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक NP ले लो, बाहर का फिर से NS ले लो। अच्छा बेटा खेलें, तो NS इंटू साइन आई बराबर NP इंटू साइन R1, ऐसा। फिर उसके बाद में इधर कैसे लगा देंगे? इधर ऐसे लगा देंगे कि NP इंटू साइन R2 बराबर NS इंटू साइन E। आगे पीछे लिख दिया मैंने, कोई घबराहट वाली बात तो नहीं है? साइन NP इंटू साइन R2 वो मैंने राइट हैंड साइड पे लिख दिया, और NS इंटू साइन E मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया। जब एंगल छोटे होते हैं ना, जब थीटा बहुत छोटा होता है, सूक्ष्म होता है, तो आप साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हो।
ऐसा है। पता है बेसिक मैथमेटिक्स, जब थीटा बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं। अगर ऐसा कर सकते हैं तो लिख दो फिर। ये हो जाएगा एन एस इंटू आई इज इक्वल टू एन पी इंटू आर वन, एन एस इंटू ई इज इक्वल टू एन पी इंटू आर टू। चलिए डिवाइड लगाइए पूरे में। सेट इक्वेशन नंबर वन, सेट इक्वेशन नंबर टू, डिवाइड बाय इक्वेशन टू कीजिए। एन एस कर जाएगा आई अपॉन ई बराबर आएगा आर वन अपॉन। इस तरीके से आप यहाँ पे कुछ बेसिक रिलेशन बना सकते हो। ठीक है, एक तो ये बन गया। एक और बनाए क्या, ऐड करके देखें इनको। तो ऐड करेंगे तो आई प्लस ई इक्वेशन लिख लो साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू, तो एन एस कॉमन आ जाएगा, आई प्लस ई इक्वल्स टू एन पी और वन प्लस आर। ऐसे आप और चेंज करें, आर वन प्लस आर टू को अपन ए लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एन एस एन पी इंटू ए, आई प्लस ई आ जाएगा एन पी अपॉन एन एस इंटू ए। छोटी छोटी बातें जो सबको पता होनी चाहिए। अच्छा, डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, डू यू रिमेंबर? विचलन कोण डेल्टा का फॉर्मूला, तो डेल्टा का फॉर्मूला यही था, माइनस आर वन प्लस आर टू, जिसको ए लिख सकते हैं। यहाँ से आई प्लस ई की जगह आ जाएगा एन पी अपॉन एन एस इंटू ए माइनस ए, तो डेल्टा आ गया, ए कॉमन निकाल लो, पी अपॉन एन एस माइनस, क्या आ गया। अब अगर मान लो इसमें एक छोटी सी कंडीशन लगा देते हैं, अगर सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन हो, जैसे बाहर मान लो हवा है, और प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो अपन एन मान लेते हैं, तो फॉर्मूला बहुत छोटा हो जाएगा दिखने में, ए एन माइनस वन। डेल्टा निकालने का काम आप ऐसे आराम से कर सकते बिना परेशान हुए। एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आप इस तरीके का लगा सकते। अदरवाइज ऐसे याद रख लोगे एन पी अपॉन एन एस, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बाहर का रिफ्रैक्टिव, इस तरीके से अपन डन कॉपी कर लो। ये स्मॉल प्रिज्म के लिए होगा, सबके लिए फॉर्मूला मत लगा देना। बस याद रखना ये फॉर्मूला केवल तब काम करेगा जब प्रिज्म कोण सूक्ष्म हो। केवल और केवल सूक्ष्म प्रिज्म कोण के लिए काम करेगा, सबके लिए इस फॉर्मूले को लगाने मत निकल जाओ। इस तरीके से मान लो पैरेलल स्लैब्स हैं,
इसका अपवर्तनांक n1 है, इसका अपवर्तनांक n2 है, इसका अपवर्तनांक n3 है, इसका अपवर्तनांक n4 है। प्रकाश किरण मान लेते हैं ऐसे एंटर करती है। तो मान लेते हैं चली जाती है। मान लेते हैं ऐसे आती है। फिर मान लेते हैं ऐसे चली जाती है। मान लो ये आई थी एंगल I1 पे, रिफ्लेक्शन के बाद एंगल हो गया I2। आपको नहीं लगता है दिस एंगल इज I2 देन दिस एंगल इज आल्सो I2? लगता नहीं लगता है? एकांतर कोण देखो Z बन रहा है। इफ दिस एंगल इज I2 देन दिस एंगल इज आल्सो I2। चलो थोड़े तो जिंदा हो। यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, ये एंगल हो गया I3। रिफ्लेक्शन हो जाएगा अपने अकॉर्डिंग, मतलब सघन माध्यम विरल माध्यम उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। इफ दिस इज I3 देन दिस इज आल्सो I3। ये तो सही बात है, एकांतर कोण ये हो गया I4। अच्छा, अब अपन स्नेल लॉ लगाते हैं। तो यहाँ पे स्नेल लॉ कैसा लगेगा? N1 sin I बराबर N2 sin I2। अच्छा, यहाँ पे इस सरफेस पे कैसा लगेगा? N2 sin I2 बराबर N3 sin I3। इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ कैसे लगेगा? N3 sin I3 लिखा है पहले से ही, N4 sin I4। मजे की बात ये कि अगर किसी सवाल में पैरेलल स्लैब दे रखा हो तो आपको बीच के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के ऊपर बीच के रिफ्रैक्शंस के ऊपर स्लैश लगाने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो डायरेक्ट फर्स्ट और लास्ट वाले को भी रिलेट कर सकते हो। देखो ना, ये सब बराबर ही तो है। तो N1 sin I1 बराबर आ रहा है N4 sin I4। ये सीखने वाली बात थी कि आप फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ इक्वेट करके अपना सवाल सॉल्व कर सकते, बीच वाले स्किप किए जा सकते हैं। बराबर ही आ रहा है। ठीक है, आप लो फटाफट। अब हम पढ़ने वाले हैं एक दुनिया का बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक। हेडिंग लगाएं, गोलीय सतह से अपवर्तन। देखो, गोलीय सतह से गोलीय सतह से अपवर्तन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं गोलीय सतह से अपवर्तन। कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी गोलीय सतह ऐसे है या ऐसे है, कैसे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो हमारे पास ये टॉपिक आप बोर्ड लेवल पे भी पढ़ते हो। जो बच्चे जीवन में दर्शन ही पहली बार कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से भी। ऐसी कोई गोलीय सतह है। अच्छा सर, अब इसको एक तरफ से पॉलिश कर देंगे और ये अवतल दर्पण बन जाएगा? नहीं, इसके इधर माध्यम कुछ और है, इधर माध्यम कुछ और है। यहां आपने कोई बिंब को रख रखा है मान लेते हैं, इसका प्रतिबिंब बनाने का आपका मन कर रहा है। इसमें भी अपन ऐसे पोल लेके चल सकते हैं, ये अपना पोल हो गया। इसमें भी आप N1 और N2 मान सकते हो, जो आपका मन करे। जैसे मान लो इसको आपने N1 बोल दिया, इसको आपने N2 बोल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे भी। इसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी, मान लेते हैं कैपिटल R है, क्योंकि ये किसी न किसी गोले का भाग था। यहां पर एक फॉर्मूला काम करता है, उस पूरे फॉर्मूले को एक कैप्सूल की तरह समझना है सबको। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। क्या है फॉर्मूला? N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। U क्या है इसके अंदर? U है बिंब का x निर्देशांक। साथ साथ लिख लें,
ये है बिंब का एक्स निर्देशांक। v क्या है? यह है प्रतिबिंब का एक्स निर्देशांक। जैसे वहां था। अच्छा, कैपिटल आर क्या है? जहां पर भी इसका सी आएगा, ये कहीं ना कहीं तो गोला पूरा होगा, उस गोले का जहां भी सी आएगा वही वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यह है वक्रता केंद्र गोलीय सतह का, गोलीय अपवर्तक सतह या अपवर्तक पृष्ठ के वक्रता केंद्र का, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के वक्रता केंद्र का एक्स निर्देशांक। ठीक है, ये हो गया u, ये हो गया v, ये हो गया r। n1 क्या है? n2। सबसे ज्यादा फोकस कहीं करना है तो ये है। सबसे ज्यादा आपको n1 का ध्यान रखना है और n2 का ध्यान रखना है। जहां से प्रकाश किरण आ रही है वो n1 है, और जहां प्रकाश किरण जा रही है वो n2 है। देख लो, जहां से प्रकाश किरण आ रही है और जहां प्रकाश किरण जा रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले में n1 n2 के लिए आपको बस इतना से याद रखना है, जहां से प्रकाश किरण आ रही है उसको आप n1 नाम दे दें, जहां प्रकाश किरण जा रही है उसको आप n2 नाम। ठीक है, यहां भी मैग्निफिकेशन होता है जिसको अपन ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कहते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला दिमाग में रखना है, बट वही वाली बात, सारी चीजें फिर से बोल रहा हूं साइन के साथ ही पुट होंगी, तो साइन के साथ ही समझना है। देखो वैसे मैग्निफिकेशन क्या होता है, एक ही चीज है मैग्निफिकेशन में, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बस ये बताना चाहता है कि इमेज वास्तविक बन रही है, आभासी बन रही है, सीधी बन रही है, उल्टी बन रही है, बड़ी बन रही है, छोटी बन रही है। इसका फॉर्मूला एक और भी है जो आप याद रखोगे, v माइनस आर अपॉन यू माइनस आर, इस तरह की सरफेस के लिए। तो कभी आपको v दे रखा हो, u दे रखा हो, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। एक और फॉर्मूला है इसका जो भी आप याद रखोगे, ये ज्यादा काम आएगा आपके, n1v अपॉन n2, n1v अपॉन n2u, जहां पे u क्या हो जाएगा, वही बिंब का एक्स निर्देशांक, v क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का एक्स निर्देशांक। याद रखें ये n1v अपॉन n2u वाला फॉर्मूला ज्यादा काम आएगा बनिस्पत इन सब के। ये u है ना, ये u है, छाप लीजिए। फिर करते हैं सवाल। वो आप ही करोगे, मैं नहीं करूंगा, सवाल दे रहा हूँ बस। जो इन्फॉर्मेशन बोर्ड पे लिखी है वो सवाल करने के लिए काफी है। सवाल में दे रखा है कि यहाँ ग्लास है,
सासा बना लो। यहाँ ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है। बाहर हवा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। बिंब रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। ऐसे ही ऑब्जेक्ट है, जो त्रिज्या है वो भी 20 सेंटीमीटर है। आपको बताना है स्थिति इमेज की, है ना, प्रतिबिंब की स्थिति। वैभव सवाल करो। करो। आ गया आंसर? +60, +60। खुशी हुई मुझे। हाँ जी, तो इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं था। अगर ये सवाल भी आपसे ना बने तो फिर तो क्या ही बताएं। तो N2/V माइनस N1/U। देखो, साइन कन्वेंशन वही होते हैं। प्रकाश किरण आएगी तो ऐसे ही आएगी ना, ऐसे ही आपतित होगी। प्रकाश किरण आएगी तो ऐसे ही आपतित होगी, राइट। जो प्रकाश किरण आ रही है वो डायरेक्शन पॉजिटिव, उस तरफ वाली ये नेगेटिव। तो N2 प्रकाश किरण कहाँ जा रही है? 3 में जा रही है। प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है? 1 से आ रही है। U बिंब का x निर्देशांक, उधर प्लस इधर माइनस, माइनस का 20। N2/N1 3 - 1 अपॉन R 20। R किस तरफ होगा? इस तरफ होगा, क्योंकि C इस तरफ होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो R कितना हो जाएगा? प्लस का 20। बस सॉल्व कर लेना, यहाँ से V आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। मतलब कहने का ये है कि प्रकाश किरण, मतलब जो प्रतिबिंब बन रहा है वो उस तरफ बन रहा है। ये 20 है, 20 से भी उधर बन रहा है। चेक कर लेते हैं, रे डायग्राम बना के चेक कर लेते हैं। देखो, इस पॉइंट पे अभिलंब बनाओ। अभिलंब बनाने का तरीका वही, सी से जोड़ दो। सी से जोड़ दो, ठीक। प्रकाश किरण को डिस्टर्ब नहीं करता तो क्या होता? सीधी जाती। कहां से कहां जा रही है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, अभिलंब की ओर झुकेगी। तो अभिलंब की ओर झुक के आपकी प्रकाश किरण ऐसे निकल जाएगी। कलर चेंज कर लेगा, बढ़िया दिखेगी। और दूसरी प्रकाश किरण जिसको को डिस्टर्ब नहीं करता तो सीधी आती। 0 डिग्री पे वो सीधी निकल जाएगी ना। वैसे कहाँ मिल रही है दोनों? यहाँ पर मिल रही है। सही तो है। पॉजिटिव डायरेक्शन में 60 पर आपकी इमेज बन रही है। रे डायग्राम से भी जस्टिफाइड है, वैसे भी जस्टिफाइड है, फॉर्मूले से भी। ठीक है भाई, समझ में आ गया सबको? रेज योर हैंड्स। फाइन। कौन सी कहाँ दिक्कत आई फॉर्मूला पुट करने में? बताओ, किसके साइन में दिक्कत आ गई? माइनस क्यों होगी बेटा? देखो, इसका सर्किल इस तरफ बनेगा, है ना। प्रकाश किरण ऐसे आ रही है तो पॉजिटिव डायरेक्शन होगी ना। ठीक, और कोई डाउट नहीं? ओके, बढ़िया। तो ये तो था फुद्दू सा सवाल। अब आपको देते हैं बढ़िया सवाल। अच्छा सवाल करो। ये आपके पास एक बबल है। इस बबल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 दे रखा है, ठीक है। और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, हवा है तो।
बेटा इसकी त्रिज्या है 40 सेंटीमीटर। और यहाँ कोई बिंब पड़ा हुआ है, जिस बिंब की ऊंचाई है 2 mm और इस सतह से 20 mm की दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। ऐसा ही है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, एक ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, यह है प्रेक्षक 1। प्रेक्षक 1, अब ऑब्वियस सी बात है, कांच है तो कांच के अंदर बिंब रखा है, तो प्रेक्षक 1 उसको देख रहा है। और प्रेक्षक 2 यहां से देख रहा है। आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई भी बतानी है, आपको प्रतिबिंब की स्थिति भी बतानी है, प्रकृति भी बतानी है, दोनों के लिए। पहले ऑब्जर्वर 1 के लिए, फिर ऑब्जर्वर 2 के लिए। तो लिखें प्रतिबिंब की स्थिति व आकार बताइए प्रेक्षक 1 व 2 के लिए अलग अलग। अब मैं तुम्हें एक हिंट दे रहा हूं, अच्छा सा सुनना ध्यान से। जब प्रेक्षक 1 लोगे तो बिंब की स्थिति ये, यहां से उसकी आंखों तक प्रकाश पहुंचना चाहिए, अपने हिसाब से देख लेना प्रकाश किरण कैसे जा रही है, कैसे आ रही है, N1 क्या होगा, N2 क्या होगा, V क्या आएगा, फिर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगा के M निकाल लेना। जब प्रेक्षक 2 के लिए देख रहे हो तो प्रेक्षक 2 के लिए बिंब की दूरी बनेगा ये, फिर देख लेना प्रकाश कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, कैसा क्या हो रहा है, उसके लिए अलग से कैलकुलेट कर लेना, उसके लिए अलग से मैग्नीफिकेशन निकाल लेना। ठीक है, तो दोनों ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग आएगा, दोनों के लिए अलग अलग तरीके से फॉर्मूला लगेगा, दोनों के लिए हो सकता है V, N1, N2 सब अलग अलग हो। आराम से ट्राई करो, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इस कंसेप्ट की प्रैक्टिस करा। तो इससे भी अच्छा एक सवाल दूंगा, ठीक है। सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम ऑब्जर्वर 1 के लिए सॉल्व करते हैं। ऑब्जर्वर 1 के लिए प्रकाश किरणें कैसे जाएंगी, देखो एक बार। ऑब्जर्वर 1 के लिए प्रकाश किरण ऐसे निकलेगी, तो ये N1 हो जाएगा, ये N2 हो जाएगा। ऑब्जर्वर 1 के लिए N1 कितना होगा, जहां प्रकाश किरण, देखो ऐसे देखा करो, जहां प्रकाश किरण जहां से आ रही है, तो प्रकाश किरण कहां से आ रही है, यहां से आ रही है, तो N1 इसके लिए 2 हो जाएगा और N2 इसके लिए 1 हो जाएगा। ऑब्जर्वर 1 की बात चल रही है। इसके लिए इधर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी और इधर वाली डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, ये ठीक है। चलो अब N2 माइनस N1 अपॉन, सॉरी N2 अपॉन V, तो 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन N1 अपॉन U। अच्छा चेक करें U कितना है, तो U डेफिनेटली आपका आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है ना, तो 20 सेंटीमीटर लेफ्ट आ रहा है, मतलब माइनस की तरफ आ रहा है, तो ये आ जाएगा माइनस का 20 बराबर N2 माइनस N1 अपॉन R, 1 माइनस 2 अपॉन R के लिए चेक करें, R के लिए चेक करें कितना आ रहा है, रेडियस कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है रेडियस भी लेफ्ट हैंड साइड में ही है, तो क्योंकि रेडियस भी लेफ्ट हैंड साइड में ही है, तो आपका ये माइनस का आ जाएगा, आ गया माइनस का 40। क्या सबने इसी तरीके से वैल्यूज को पुट किया था क्या, पक्का? अच्छा सॉल्व कर लिया होगा, कितना आया V, ये हो जाएगा 1/10, ये हो जाएगा 1/40 माइनस अपॉन 10, तो V आपके पास आ गया माइनस का 40/3। माइनस का 40/3 क्या बताना चाहता है, जो V आ रहा है ना वो इस तरफ आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, 40/3 मतलब यहाँ कहीं आएगा, ऐसे इधर कहीं आएगा 40/3।
है ना। मैग्निफिकेशन निकाला, मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, वही हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था, सबसे बेस्ट जो काम करता है वो करता है n1v अपॉन n2u, क्योंकि उसमें v आ गया u आ गया जो अपन निकाल चुके हैं, हाइट ऑफ इमेज आराम से निकल करके आ जाएगी। लगाया था ये फॉर्मूला, हाँ अमन ने किया है, ठीक है, काफ़ी बच्चों ने कर लिया, वेरी गुड। तो n1 अपॉन वी अपॉन n2 इंटू यू, चलो निकालते हैं। हाइट ऑफ इमेज कितनी दे रखी है, वो तो निकालनी है सर, बढ़िया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस में ऊपर की तरफ 2 mm, ठीक है। n1 कितना है 2, अच्छा v कितना है, v आ गया माइनस का 40/3 डिवाइड बाय n2 कितना है 1 इंटू यू कितना है माइनस का 20। कोशिश करें साइन के साथ ही पुट करने का अभ्यास कर लें आप, तो बेटर रहेगा। साइन के साथ ही पुट करना है हमेशा, जब भी पुट करना है। कितना आ रहा है ये, 4/3 आ रहा है प्लस का, तो हाइट ऑफ इमेज आ रही है 8/3। इससे बड़ी आ रही है, इससे बड़ी आ रही है, 2 पॉइंट समथिंग आ रही है, इमेज थोड़ी सी बड़ी बनेगी। थोड़ी सी बड़ी बनेगी, किस हाइट की बन रही है, 8/3 हाइट। कितने बच्चों का बिल्कुल सही था ये, कोई दिक्कत नहीं थी, वेरी गुड। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में प्रेक्षक यहाँ से देख रहा है, उसके पास जो प्रकाश किरणें आएंगी वो यहाँ से आएंगी ऐसे, ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, ये डायरेक्शन नेगेटिव होगी। प्रकाश किरणें इधर से आ रही हैं, इसमें जा रही हैं, तो n1 2 होगा, और जा कहाँ रही है, उधर जा रही हैं, n2 1 होगा। u कितना होगा, ये सोचने वाली बात है। इसको कहाँ से देखेंगे, देखो ये 20 है, ये टोटल 80 है, तो 80 में से 20 गया 60, तो इसके लिए ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये 60 आ रहा है, सही है ना बेटा। ये जो डिस्टेंस आ रहा है इसके लिए वो कितना आ रहा है 60 आ रहा है। कैसे, वापस देख लो, यहाँ से यहाँ तक 20, देखो यहाँ से सेंटर तक 40, 40 से वापस सेंटर तक 40, तो ये हो गया 80, 80 में से 20 गया तो उसके लिए डिस्टेंस आ गया 60, 60 भी कहाँ, माइनस का, माइनस का 60। कितना अच्छे से फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, सारा खेल उसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसे ही किया था, लगाओ फॉर्मूला। जो बच्चे धीरे धीरे समझ रहे हैं कोई टेंशन नहीं है, आराम से बता रहा हूँ। n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन आर। अच्छा करो, n2 कितना दे रखा है 1, 1 अपॉन वी तो निकालना है, माइनस n1 कितना है 2 अपॉन माइनस का 60, n2 माइनस n1 ऐड कर लें, 1 माइनस माइनस का 1 अपॉन आर कितना होगा, आर तो इस तरफ ही आ रहा है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पे ही, माइनस का ही रहेगा, माइनस का 40, क्योंकि उस तरफ पॉजिटिव हो गया ना, इस तरफ नेगेटिव हो गया, तो ये आ गया 1 अपॉन वी इज इक्वल टू, आ गया आपका 1 अपॉन 40 माइनस 1 अपॉन, ठीक है। कोई साइन में किसी को डाउट है अभी बता दो, नहीं है, ये बच्चे पढ़ने वाले कब से हो गए हमारे, इनमें को किसी प्रकार का कोई डाउट ही नहीं आ रहा, जब बच्चे हो यार। कितना आया ये, माइनस का 120 आ गया क्या, बढ़िया भाई साहब, बहुत दूर बनी ना, माइनस उस तरफ बनी है, तो कितनी दूरी पर, बहुत दूरी पर, यहाँ जाके आपकी इमेज बन 120 सेंटीमीटर दूर, इतनी दूर आपकी इमेज बनी। मैग्निफिकेशन निकाल लें फटाफट से, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट,
फॉर्मूला नहीं बोलना है, v इंटू एन वन अपॉन u इंटू एन टू। हाइट ऑफ इमेज कितनी है निकालनी है सर, हाइट ऑफ जो कितनी है 2 है, v कितना है माइनस का 120 इंटू एन वन कितना है 2 अपॉन ये कितना है माइनस का 60 इंटू एन वन कितना है 1। हाइट ऑफ इमेज अपॉन 2 ये आ गया, हाइट ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी 8 mm। 8 mm बड़ा ऑब्जेक्ट बन रहा है भाई, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट बन रहा है। इसको कुछ कुछ ऐसा दिखाई। मजा आया सवाल करके, कॉन्फिडेंस आ गया अब इस टॉपिक के अंदर, कर लोगे एग्जाम में आएगा तो। थोड़ा सा अच्छा सवाल करते अच्छा सवाल। नीचे पानी है, या ऐसे पूरे में नीचे पानी है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दे रखा है, नीचे एक कांच का गोला है, इस कांच के गोले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, बेटा इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और बिंब रखा है इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर नीचे, नहीं ये पानी से 20 सेंटीमीटर नीचे है, पानी से 20 सेंटीमीटर नीचे। इस ऑब्जेक्ट की इमेज बाहर प्रेक्षक को कैसे दिखेगी? करना क्या है, सुनो सब लोग सुनो, पहले हिंट दे रहा हूं, तुम्हें सवाल होना चाहिए, मजा आएगा तुम्हें तब सवाल बनेगा तो। सब लोग हिंट ध्यान से सुनो। सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट है, यहां पर रिफ्रैक्शन 2 बार होगा, यहां पर मतलब अपवर्तन 2 बार होगा। एक बार तो ये ग्लास सरफेस अपवर्तन करेगी, एक बार ये ग्लास सरफेस यहाँ पे अपवर्तन होगा, यहाँ पे अपवर्तन के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, n2 अपॉन वी माइनस एन वन अपॉन यू इज इक्वल टू n2 माइनस एन वन अपॉन आर। अपने हिसाब से चेक कर लेना कि इस सरफेस पे एक बार अपवर्तन होगा, फिर ये जो इमेज बनेगी वो इमेज इस सरफेस के लिए बिंब का काम करेगी। ओके, अपवर्तन 2 बार होना है बेटा, एक बार अपवर्तन यहाँ पे होना है, एक बार अपवर्तन यहाँ पे होना है। तो यहाँ पे अपवर्तन के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, यहाँ पर देखना, या इसके लिए जो इमेज बनेगी ना वो कहाँ बन रही है, फिर वो इमेज वहां तो दिखाई देगी नहीं, फिर अपने लेटरल शिफ्ट वाला फॉर्मूला यूज किए थे, तो सेकंड बार में उसकी हेल्प लेकर के ये पता लगा लेना कि फाइनल इमेज कहाँ बन रही। एडवांस के पेपर में या मेंस के पेपर में पढ़ने वाले बच्चे को अगर इतने से हिंट मिल जाए ना, तो अपनी रैंक 100 के अंदर ले आए वो। और तुम लोग अभी भी शक्ल देख रहे हो, सवाल करो चलो फटाफट, कोई बता दे बस वहां पे कि ऐसे करना है। जो बच्चे 200-250 सवाल एक चैप्टर में कर चुके होते हैं ना, उनको बस हिंट चाहिए होता है कि कोई बस आके बोल दे कि ऐसे होगा सवाल। हटाओ, अब हम सॉल्व कराते हैं, सबका ध्यान बोर्ड पे। ये सवाल का आपसे नहीं बनना केवल और केवल आपका चीजों को प्रोसेस करने का जो सिस्टमेटिक तरीका है उसके फेलियर को दिखाता है। मतलब आप सवाल को ढंग से प्रोसेस नहीं कर रहे हो। एटलीस्ट फर्स्ट पार्ट सही से होना चाहिए था। -16 आया था क्या पहले वाले का इमेज, चलो वो कम से कम सही से हुआ, ये अच्छी बात है। तो सबका ध्यान इधर, ध्यान से देखें यार, इस सवाल को करना इतना आसान है जिसकी कोई हद नहीं है। बस मुझे n1 n2 पहचानने पड़ेंगे। ये ऑब्जेक्ट है, मैं सबसे पहले ये चेक करना चाहता हूँ
सब इधर देख लो बेटा, अब लिखना बंद कर दो, आपसे होना होता तो अब तक हो चुका होता। इस सरफेस से जो रिफ्रैक्शन होगा ना, इस सरफेस से मेरे को ये पता लगाना है कि इस सरफेस से रिफ्रैक्शन कैसे और कहाँ होगा। पहला काम अपन ये करते हैं, फिर आगे का देखेंगे। N1 क्या होगा, प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, तो इस सरफेस के लिए आप चाहो तो सरफेस को फर्स्ट नाम दे दो, S1 नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। S1 के लिए N1 क्या है और N2 क्या है चेक कर लेते हैं। प्रकाश किरण आ कहाँ से रही है सर, इधर से आ रही है, तो 3/2 आपका N1 होगा। जहाँ कहाँ रही है, पानी में जा रही है, 4/3 आपका ये होगा। आ कहाँ रही है और जा कहाँ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी में जा रही है, तो N1 हो जाएगा 3/2, N2 हो जाएगा 4/3। चलो शुरू करते हैं। N2 अपॉन V तो निकालना है, माइनस N1 अपॉन U। अब चेक करें कि U कितना है। बेटा एक बात बताओ अपने हिसाब से सोच करके कि U कितना होगा। ये रहा ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर नीचे, यहाँ से यहाँ तक पहले हो गया 20 सेंटीमीटर, फिर त्रिज्या के बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर, 20 और 1 30, 30 और नीचे 5 और है, तो कितना हो गया 35, है ना। रिफ्रैक्शन इस सरफेस से हो रहा है, तो इस सरफेस से दूरी देखनी पड़ेगी, इधर से नहीं। ये हो गया 10 + 5 15। आप कितना गलत से गलत सोच सकते हो वो मेरी जिम्मेदारी है आपको बताना। प्रकाश का ऐसे जा रही है तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव होगी, माइनस का 50। N2 माइनस N1 4/3 माइनस 3/2 अपॉन R। त्रिज्या का है नेगेटिव, त्रिज्या नीचे की तरफ है, माइनस का 10। क्या सभी बच्चों को साइन कन्वेंशन वगैरह बढ़िया से सॉल्व कराना आ गया है, कोई दिक्कत नहीं साइन कन्वेंशन में किसी को भी? एवरीवन इज हैप्पी विथ मी, वेरी गुड। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। 4/3/V इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 10 प्लस का 10 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यहाँ एलसीएम आ जाएगा 6, ये आ गया 8 माइनस 9 अपॉन माइनस का 10, ये इधर जाके हो जाएगा 1/6। सॉरी 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 सॉरी, ये हो जाएगा 10, ये माइनस का 10 हो जाएगा। इधर क्या हालात बन रहे हैं, माइनस का 1/, तो 1/60 हो जाएगा प्लस का। पाँच या 15, 15 चौक 60, भी आ गया माइनस का 16 सेंटीमीटर। माइनस के 16 का मतलब समझते हो, इस सरफेस से बात हो रही है बेटा, इस सरफेस से माइनस 16 सेंटीमीटर पे, मतलब यहां बनेगी इमेज। इस सरफेस से कितना नीचे, 16 सेंटीमीटर, इस सरफेस से 16 सेंटीमीटर नीचे। डन है, पक्का, सबका ध्यान बोर्ड पे। अब सेकंड पोर्शन करते हैं इसका। मतलब हुआ क्या था, हुआ ये था कि यहाँ से एक प्रकाश किरण तो सीधी गई, दूसरी प्रकाश किरण ऐसे गई, कहाँ से कहाँ जा रही है, सघन से विरल माध्यम में अभिलंब से, एक मिनट, मैं इसको ऐसे दिखाऊं, रख ही लेते हैं, ठीक है। तो एक प्रकाश किरण ऐसे चली गई सीधी, दूसरी कैसे गई, ऐसे गई। अब इसके साथ क्या होगा, ये 3/2 से जा रही है 1.5 से 1.3, ये सघन से विरल माध्यम में ही जा रही है एक तरह से, है ना। 5
नहीं, हाँ ठीक है, 1.5 से 1.3 सघन से विरल माध्यम की तरफ ही जा रही है। रिफ्रैक्शन सी कहाँ पर है उसके हिसाब से डिपेंड करेगा ना। सी 10 सेंटीमीटर यहाँ पर हो, सी बनेगा। तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता तो ऐसे जाती सीधी, विलम्ब से दूर हटेगी तो ऐसे दूर हटेगी, तब ये दूर हट के ऐसे कहीं जाएगी। हाँ ठीक है, ऐसे जाएगी। अब विलम्ब से दूर हट के ऐसे जाएगी। ज़्यादा भी टिल्ट नहीं कर सकते, हल्का सा कर देते हैं, ऐसे जाएगी। इसको पीछे लेके आएंगे, यहाँ कहीं मिलेगी। वो जो आई है ना, ये आपको आ चुका है कि ये यहाँ से 16 सेंटीमीटर नीचे। ठीक है बेटा, मैं जो कर रहा हूँ समझ में आ रहा है? सघन से विरल माध्यम में जा रही है ना, तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता, ऐसे जाती, सीधी जाती। अभिलंब से दूर हटी, ऐसे चली गई, पीछे इमेज बनी। अच्छा, अब इस सरफेस के बारे में सोचो। इस सरफेस पे जो प्रकाश किरण आ रही है वो कहाँ से आ रही है? इस सरफेस के लिए बिंब का काम कौन करेगा? तो इस सरफेस के लिए बिंब होगा, आपतन आपतित किरणों के मिलान बिंदु को बिंब कहते हैं। तो इसके ऊपर जो किरणें आ रही हैं उनका आपतन बिंदु कहाँ पर है? उनका आपतन बिंदु तो आई है। तो इस सतह के लिए आई जो है वो बिंब का काम कर रहा है। अब आप ऐसे सोचो, ये एक तरह से ग्लास सरफेस मान लो या फिर पानी की सरफेस मान लो, वास्तव में ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है इसके लिए? तो सर 20 प्लस 16, इसके लिए ऑब्जेक्ट वास्तव में 36 सेंटीमीटर नीचे है। क्या इसको 36 सेंटीमीटर नीचे दिखाई देगा? नहीं। अपन लेटरल शिफ्ट पढ़ चुके हैं, अपन को पता है कि थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। कितना ऊपर? उसके लिए अपन को डिस्टेंस ऑफ इमेज का डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, डी ओ अपॉन कुछ कुछ याद आ रहा है कि भूल-भाल गए? डी ओ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर। मैंने कहा था ना ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना। तो फिर तुमसे हुआ क्यों नहीं सवाल का? दो तो यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट कितना है? 36 सेंटीमीटर नीचे है, अपॉन 4/3 इंटू 4/3 डिवाइड बाय 1, वही रहेगा वो, 27 सेंटीमीटर। मतलब फाइनल इमेज जो है वो 27 सेंटीमीटर नीचे दिखाई देगी। बस लॉजिक ये था कि ये जो इमेज है ना, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, और इसका ऑब्जेक्ट अगर 36 सेंटीमीटर नीचे है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। मतलब मैं तुम्हारे को फील गुड कराने के लिए एक काम और कर सकता हूँ। हटा दो ये ऑब्जेक्ट, कोई हटा दो, ऐसे हो गया, हटा दो इसको भी। अब अगर तुमको मैं ऐसा सवाल देता कि 36 सेंटीमीटर नीचे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, बताओ कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, तो ये फॉर्मूला लगाते ना। फिर आप सवाल करते वक्त सो रहे थे, क्लियरली आई कैन सी यू कि आप 5 मिनट सोए हो, ऐसे ऐसे झपके आ रही थी इसको। नाउ शी इज सेइंग लाइक दिस, होगा ये तो। सवालों को प्रैक्टिस करने के टाइम पे अगर आप ध्यान नहीं दोगे, जूझोगे ना इस सवाल के साथ, तो आसान लगेगा, और जूझोगे नहीं, बेटर हो। सवाल तो ऐसे ही आएंगे, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा ही आएगा। वापस समझ लेते हैं एक बार फाइनल। इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए ये जो बिंब था, n1 n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n1 n2 माइनस n1 अपॉन r से अपन ने v निकाल लिया, ये रहा, अपन ने v निकाल लिया, माइनस 16 सेंटीमीटर। मतलब इस सरफेस के पर जो रिफ्रैक्शन हुआ है, इस सरफेस पर जो अपवर्तन हुआ है, उससे इस ऑब्जेक्ट की इमेज नीचे बनी है 16 सेंटीमीटर पे, इससे 16 सेंटीमीटर पे। तो अगले वाले के लिए, अगली सरफेस के लिए ये जो इमेज है, ये जो बनी है आई, ये बिंब का काम करेगी, और ये लेटरल शिफ्ट वाला एग्जाम्पल हो गया।
जो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, जो अपन पहले कर चुके हैं। तो कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा? अगर पानी के नीचे रिफ्रैक्शन हो रहा है, पानी के नीचे अपवर्तन हो रहा है, तो उसका फॉर्मूला है डी बराबर डी ओ अपॉन एन डी माइनस एन आर। अपने ने सॉल्व किया, आंसर आ गया। कैलकुलेशन मुश्किल से 1 या 1.5 मिनट की, बट सवाल में फिजिक्स ठीक ठाक है। बढ़िया। और अच्छा सवाल करें, समझ में आ गया आपके? एक और अच्छा सवाल करते हैं। इस सवाल के बाद लेंस शुरू होगा फिर। साथ साथ बनाने का कष्ट करें। या 2 मिनट रुक जाओ, अभी मैं मिटा दूंगा, फिर तुमसे मिटेगा नहीं, रुको। यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये 30 सेंटीमीटर लंबा है, तब ये 30 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक का। इधर से देख रहे हैं ना, इधर से। प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। चलो बनाओ, करो। इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 है, अंदर वाले का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 2। बड़ा आसान है ना, कुछ नहीं है, बस 2 बार फॉर्मूला अप्लाई होंगे। पहले वाले की इमेज दूसरे वाले के ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। कहाँ बन रही है फाइनल इमेज? इन्फिनिटी पे। तुम लोग अगर ऑफलाइन स्टूडेंट होते ना तो माइनस प्लस साइन की गलती से कैसे रूह कांपती है ना, वो तुम्हें तो सिखाता मैं। तुम रह गए ऑनलाइन, क्या करें तुम्हारे साथ। तो जब नीम की लकड़ी पड़ती है ना हाथ पे खींच के, जब यू का साइन प्लस की जगह माइनस ले लेते हैं, एन वन की जगह एन टू ले लेते हैं, दोबारा वो गलती नहीं होती।
क्या कर सकते, चलो देखो बेटा। प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, एक प्रकाश किरण के बारे में तो लोड लेना ही नहीं है, ये प्रकाश किरण तो ऐसे चली जाएगी सीधी, ऐसे गई, ठीक है। अब ये देखो, यहां से यहां जा रही है, तो इस सरफेस के, इसको सरफेस फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सरफेस सेकंड बोल देते हैं। S1 सरफेस के लिए N1 क्या है, N2 क्या है, कहाँ से आ रही है, 1 से, कहाँ को जा रही है, 2 को, तो N2 अपॉन V निकालना है, माइनस N1 अपॉन U, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, राइट हैंड साइड पॉजिटिव, माइनस का 10, N2 माइनस N1 अपॉन R कितना होगा, अच्छा इसकी रेडियस कहाँ है, इस तरफ है, 5 सेंटीमीटर, प्लस का 5 लेंगे, ठीक, तो 2 अपॉन V, 1 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 10, ये आपका आ गया 2 अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन 10, तो V इज इक्वल टू आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। मतलब इमेज बन रही है, इसकी जो इमेज बन रही है वो 20 सेंटीमीटर पे बन रही है, यहां से। क्या इस 20 सेंटीमीटर में किसी को डाउट है? सबको समझ में आता है, बढ़िया। मैं डायग्राम बना के दिखा दूं, यहां से प्रकाश की निकली होगी दूसरी ऐसे, और फिर ऐसे गई होगी 20 सेंटीमीटर यहां से, इस तरीके से अपवर्तन हुआ है। अब सेकेंड सरफेस के लिए प्रकाश किरण यहां से यहां जा रही है, N1 कितना है 2, N2 कितना हो जाएगा 1, N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U। अब इस पे जो प्रकाश किरणें आपतित हो रही हैं, सॉरी कौन सी हो रही है, ये वाली, ये वाली, इस पर जो प्रकाश किरणें आपतित हो रही हैं, उनका मिलान बिंदु इसके लिए बिंब का काम करेगा। तो इसके लिए I बिंब का काम कर रहा है, I कितनी दूरी पर है, ये 30 है, ये 20 है, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर, माइनस का 10, माइनस क्यों, अरे यार प्लस माइनस वैसे ही, चलो, बराबर N2 माइनस N1 अपॉन R क्या होगा, इसका अंदर की तरफ है, इसका इधर है रेडियस, ऐसे घूमेगा ना, तो इसका माइनस का 5 लेना पड़ेगा, तो ये आ रहा है 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन माइनस का 5, तो प्लस का 5 हो गया, माइनस का 1 माइनस का 1 प्लस माइनस का 1 माइनस का 5 प्लस का 1/5 हो गया, 1 अपॉन V आ गया 1 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन, तो ये 0 आ गया, तो V आ जाएगा 1 अपॉन 0, मतलब V आ गया इन्फिनिटी। कहने का मतलब बाद में ये प्रकाश किरण टकराने के बाद समांतर हो गई होगी ऐसे। अब ये जो दो किरणें जा रही हैं वो समांतर जा रही है, तो कहाँ जाके मिलेंगी, अनंत पे जाके। अब आप अपनी बेवकूफ़ी से चेक कर लो आपने कहाँ गलती की, और ऐसी बतेरी मिस्टेक्स जो है ना तुम अपनी शीट में करते हो, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स में करते हो, कैप्सूल बुक में करते हो, और इसलिए तुमसे सवाल नहीं बनते, और तुम उसको रीचेक भी नहीं करते हो, तुरंत सॉल्यूशन देख लेते हो। अच्छा सॉल्यूशन देख लिया, हाँ यही तो गलती हुई छोटी सी, इसको माइनस की जगह प्लस ले लिया होगा, इसको माइनस की जगह प्लस ले लिया होगा, N1 N2 गलत ले लिए होंगे। सॉल्यूशन देखना तुम्हें बर्बाद कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि जब तुम्हारा सही आंसर नहीं आता है और तुम विद इन मिनट सॉल्यूशन देख लेते हो, तुम अपने ब्रेन को बर्बाद कर रहे हो, स्ट्रगल कर ही नहीं रहे हो सवाल के साथ, और इससे तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस कम होते जा रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कंटेंट। अभी तक मैंने आज की क्लास में कायदे से देखा जाए तो कुछ भी नहीं पढ़ाया, आज की क्लास टोटल टाइम वेस्ट मानी जा सकती है, अगर यही तो पढ़ाया बस मैंने, और क्या किया। अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करते, ये जो है ये इतना ही तो पढ़ा है, इसके अलावा ये सवाल इस पे बेस था, ये सवाल इस पे बेस था, ये सवाल इस पे बेस था, फाइनली ये सवाल भी उसी पे बेस है। थोड़ा सा अपने आप को देखो, कितने बच्चों ने इस सवाल में सिली मिस्टेक्स की थी और इसका आंसर नहीं आया, एक बार हाथ ऊपर करना। अब आप देख लो, अब ऐसी सिली मिस्टेक अगर एग्जाम में करके आ जाओगे तो फिर क्या होगा, वहां भी मार्क्स कटेंगे, आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी।
इतना कुछ पढ़ के जा रहे हो इस चैप्टर में और 4 नंबर का सवाल आया, छोटी सी मिस्टेक कर दी, 0 नंबर हो जाएंगे। एडवांस में 0 भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं। और एडवांस की मार्किंग स्कीम वही डिसाइड करते हैं। वो ऐसा भी कर सकते हैं कि सवाल सही किया तो +4, गलत किया तो -7। एडवांस है वो, उनका मन आए जो करते हैं वो लोग। वहाँ ऐसा फिक्स नहीं होता 4 और माइनस, वो अपने हिसाब से नेगेटिव मार्किंग बना देते हैं। पार्शियल मार्किंग तक कर देते हैं कि ये सवाल सही होगा तो 2 नंबर मिलेंगे। तो प्रॉब्लम फिजिक्स में नहीं है, प्रॉब्लम केमिस्ट्री में नहीं है, प्रॉब्लम मैथमेटिक्स में नहीं है, प्रॉब्लम केवल आपकी प्रैक्टिस में है। आप सफिशिएंट प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हो। आप सफिशिएंटली अपने आप को इन्वॉल्व कर ही नहीं रहे हो कैलकुलेशंस करने में। आप बस ये चाह रहे हो कि अच्छा वैल्यू पुट कर दी। कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं गधे, जानता हूँ ना मैं। ये वैल्यूज पुट कर दी, डायरेक्ट आंसर देख लिया, 20 है, ठीक है, हो गया, मैंने तो ये रख दिया सही से। अब यहाँ से यहाँ तो ठीक है, 20 है, खत्म। ये करने की तो जरूरत क्या हो, तो मैं एग्जाम में करूंगा डायरेक्ट। और इतनी घबराहट होगी ना, ये प्लस माइनस भी सॉल्व नहीं होंगे, एलसीएम नहीं ले पाओगे, इतनी घबराहट हो जाती है वहां पे पेपर में। और उस घबराहट से बचने का एक ही तरीका, आदमी घबराता कब है, जब वो कमजोर होता है। एक शेर के सामने अगर तुम जाके खड़े हो जाओगे तो घबराएगा कौन, क्योंकि तुम कमजोर। और तुम्हारे हाथ में बंदूक दे दूं तो घबराएगा कौन। तो जो शेर को मैनेज करते हैं, मतलब वाइल्ड लाइफ के अंदर जो मैनेज करते हैं लोग, उनके हाथ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे शेर डरता है। और जिस दिन वो ले जाना भूल जाए उस दिन वो डरेंगे, सिंपल सी बात। तो आपका सबसे मेन जो कॉन्फिडेंस फैक्टर होगा वो होगा कि आपने पढ़ाई की है, प्रैक्टिस की है क्वेश्चंस की। जब आप एक चैप्टर में 300-400 क्वेश्चंस करके जा रहे हो, आपने हजारों क्वेश्चन सॉल्व करके आप एग्जाम देने बैठ रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होगा। बेटा केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री चल रही है अभी, सॉल्यूशन नाम का चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अभी आपका मान लो केमिकल चलेगा। ये सब फिजिकल केमिस्ट्री है, इसमें सवाल करने पड़ते हैं। फिजिक्स के अंदर तो पूरी फिजिक्स में आपको सवाल करने हैं। फिर केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। जिस दिन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगी उस दिन से केवल आपका ब्रेन चलेगा, कैलकुलेशन बंद है। तो आप ये करके रख सकते हो कि जब आपकी ऑर्गेनिक्स चले ना साथ में, तो प्रीवियस फिजिकल केमिस्ट्री के 1 को 2 सवाल रोज करते रहा करो, ताकि केमिस्ट्री की कैलकुलेशन में भी आपकी हैबिट रहे। फिजिक्स के अंदर क्या करना है, फिजिक्स के अंदर ये कैलकुलेशंस करते रहा करो। और कैलकुलेशन करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि सवाल ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। सवाल भी लगेगा, कैलकुलेशन प्रैक्टिस भी होगी, और थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करके सवाल किया करो। जैसे बताता हूँ, ये हो गया। अब आपने इस कैलकुलेशन को किया, कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट किया करो और देखा करो तुम्हारी एफिशिएंसी कितनी आ रही है। क्या तुम स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए आदतन हो या नहीं हो। आपको लग रहा है नहीं यार मेरे से नहीं हो रहा, तो थोड़ा स्लो, धीरे से करके देखो। फिर अपने आप को जज करो कि मैं कितना अच्छा हूँ कैलकुलेशन करने। लेंदी पेपर केवल कैलकुलेशन से बनता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री हमेशा आसान होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री कभी भी टफ नहीं होती। अब इसके बाद यहाँ कुछ सिखाना था तुम लोगों की, कैलकुलेशन के कारण मैं भूल ही गया। यहाँ ये सिखाना था कि तुमने ऑब्जर्व किया, ये कुछ नहीं, लेंस ही तो है, ये लेंस है। इधर की रेडियस बराबर है, इधर की रेडियस बराबर है, ये लेंस है। बस ये लेंस थोड़ा सा मोटा है। अगर इन दोनों एंड्स को ज्वाइन कर दें और ये बीच के डिस्टेंस को खत्म कर दें तो पतला लेंस बन जाता है, थिन लेंस। तो लेंस का कोई भी सवाल, कल आप लेंस पढ़ोगे, मतलब अब लेंस पढ़ना है अपन को, और हम चैप्टर के एंड की तरफ जा रहे हैं। अब इस चैप्टर में गिनती के फॉर्मूले थे, आपने ऑब्जर्व किया, गिनती के फॉर्मूले थे। अभी मैं फिंगर्स के ऊपर फॉर्मूले काउंट कर सकता हूँ। अभी कोई ज्यादा फॉर्मूला आने नहीं है, एक लेंस में का फॉर्मूला आना है बस, बाकी क्या बचा बस। और जो आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आएंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट 4-5 होते हैं, उनमें भी कोई फॉर्मूला हम बना लेते हैं। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी ऑप्टिक्स ही है, तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नया पढ़ना है, बस एप्लीकेशन है जो आपने पढ़ रखा है उसकी। तो मैं, मेरे लायक सिखाने जैसा कुछ नहीं है अब ज़्यादा। अच्छे अच्छे सवाल करना, कंसेप्ट के बारे में सोच पाना, इसमें क्या था, कुछ भी नहीं था। एक बार यहाँ रिफ्लेक्शन के लिए अप्लाई किया, फिर वो जो ऑब्जेक्ट नीचे है वो कितना ऊपर दिखाई देगा ये चेक करना था। अब इस सवाल को एडवांस को कॉम्प्लिकेट करना होगा तो इसको ऊपर डाल देगा तो मैं यहाँ से देखने के लिए बोल देगा, यहाँ फिश डाल देगा, ऊपर बर्ड डाल देगा, नीचे से ऊपर देखेंगे तो इमेज ऊपर शिफ्ट हुई हुई दिखाई देगी। कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ ऊपर एक बर्ड डाल दी, अब यहाँ बैठे हुए ऑब्जेक्ट को बर्ड का दिखाई देगी, आपको सोचना है। तो सवाल में ज्यादा वैरायटी की जा सकती है, कंसेप्ट उतने ही रहते हैं।
तो कैप्सूल बुक में फिर बार बार सेम चीज रोज बोल रहा हूँ, कैप्सूल बुक सॉल्व करो, अपनी शीट सॉल्व करो, सॉल्व करने का काम करो, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं उसमें। और सॉल्यूशन के पीछे मत भागो। हालांकि हम कैप्सूल बुक के सॉल्यूशन भी आजकल में अपलोड कर रहे हैं, जिनका कुछ छूट गया है वो देख सकते हैं उसमें से। बट फिर भी कोशिश ये करो कि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। सॉल्यूशन देखने का तरीका बताता हूँ। क्वेश्चन देखा, सॉल्यूशन देखा, फर्स्ट लाइन देखी, फर्स्ट लाइन में फॉर्मूला लगा रखा है, ठीक है, हाँ यही फॉर्मूला लगा रखा है, यही फॉर्मूला लगा रखा है फर्स्ट लाइन में, बस बात खत्म। मतलब तुम जो अप्रोच फॉलो कर रहे हो और सॉल्यूशन में जो अप्रोच है वो सेम है, बात खत्म, बंद कर दो सॉल्यूशन। कर तो मैं सही रहा था, फिर मेरे से गलती कहाँ हो रही थी, चेक करो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं कहाँ सिली मिस्टेक कर रहा हूँ। हाँ, अगर तुम इस तरफ जा रहे हो और सॉल्यूशन इस तरफ जा रहा है, मतलब फिजिक्स में गड़बड़ है। और जैसे ही फिजिक्स की गड़बड़ ठीक होती है ना, सॉल्यूशन बंद कर दिया करो, मैथमेटिक्स खुद से किया करो कि अच्छा इसके अंदर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। ऐसे देखना नहीं है कि अच्छा यार यहाँ तक तो मैंने निकाल लिया था, इसके बाद क्या करना है, नहीं आता मेरे को, सॉल्यूशन देखा मैंने, जब मैंने सॉल्यूशन देखा तो उसमें ये दिख गया मेरे को, अच्छा इसके अंदर ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, बंद कर दिया वहीं के वहीं। अब मैं खुद लगाऊंगा फॉर्मूला। जब मैं खुद फॉर्मूला लगाऊंगा तो मैं देखूंगा कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे 16 नहीं लेना है, 36 लेना है। यहाँ मेरा दिमाग चलेगा। तो हिंट लिए जाते हैं सॉल्यूशन से, कभी भी पूरा देख करके सॉल्व नहीं किया जाता, केवल हिंट लेना है आपको। यहाँ इस सवाल में छोटा सा हिंट क्या है, बस वो देख लिया, हाँ ठीक है। ऑनलाइन भी कोई सॉल्यूशन देख रहे हो, आजकल तो सब कुछ आ गया बेटा, गूगल लेंस है, गूगल होमवर्क है, चैट जीपीटी है, और भी पता नहीं 4-5 चीजें हैं, सब आपको सॉल्यूशन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको किसी का भी सॉल्यूशन देख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, मान लो आप जेई का कोई सवाल कर रहे हो, जेई के सारे सॉल्यूशन नेट पे अवेलेबल है, इंग्लिश में हिंदी में क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है तुम्हारी इंग्लिश हिंदी से, अब ये फॉर्मूला तो वही रहेगा। तो मान लो आपने नेट पे, आप नेट पे करो ना सवाल, आप नेट पे सवाल कर लो, आप एडवांस के क्वेश्चन कर लो, आप सब कुछ करो, मैं आपको खुली छूट दे रहा हूँ, बांध के थोड़ी रख रखा है आपको कि नहीं इंटरनेट खोलना ही नहीं है। हमने आपको इतना दम अपने अंदर है कि हमने आपको जो पढ़ाया है उसमें कमी हमने कोई नहीं छोड़ी है, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे वो फिजिक्स हो, जितना पढ़ाया है बेस्ट पढ़ाया है। अब आपको जो सवाल करना है आप कर लो, कल को ऐसा कोई चीज नहीं आ सकती कि सर आपने हमें पढ़ाया नहीं। हाँ, सोचने का तरीका बच्चे का खुद का होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की अप्रोच बच्चे की खुद की होती है। आपको फिजिक्स में ऐसा कुछ नया नहीं मिलेगा जो आप आशीष सर को ब्लेम कर सको कि सर आपने हमें पढ़ाया नहीं, इस बात की गारंटी मेरी है। तो आपको क्या करना है, आपके पास एक्सपोजर है, पर वहां जाने से पहले होता क्या है ना, हम अपने घर को साफ करते नहीं है और बाहर चले जाते हैं तुरंत, ये देखने के लिए कि बाहर कितनी सफाई है। घर तो साफ करो, पहले कैप्सूल बुक पूरा सॉल्व करो, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स पूरी सॉल्व करो, उसके बाद जा करके दुनिया जहां में कोई भी टेस्ट दे देना, कोई भी जेई का पेपर उठा के देख लेना, कुछ भी कर लेना। एक चीज बताऊं, किसी भी जगह की कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन मत करना, बस दिस इज अ टोटल टाइम वेस्ट। कोई भी टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर टेस्ट सीरीज देनी होगी हम खुद देंगे। अभी आपका जिम्मेदारी इतनी बनती है कि आप कोई भी अपना फर्स्ट चीज, कहीं पे भी आपको अपना टेस्ट सीरीज किसी की भी ज्वाइन नहीं करनी है, वो टाइम वेस्ट होता है। घूम फिर के आपको यही सवाल मिलेंगे, आप 1-2 घंटे अपने बर्बाद कर लोगे। करना ही है अगर आपको, आपने पूरी कैप्सूल बुक सॉल्व करी, उसमें जितने पीवाईक्यू सारे सॉल्व किए, फिर आप एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स आपने देखी, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम के साथ में अब आपको शीट भी देंगे, पीवाईक्यूज की शीट, वो आपने सॉल्व कर ली, उनके सॉल्यूशन में कहीं भी डाउट आ रहा है, आपने नेट पे सॉल्यूशन देख ली। पर तरीका वही है, सॉल्यूशन देखने का तरीका क्या है, आपको अपना जस्ट 1-2 मिनट का सॉल्यूशन है, 50 सेकंड देखना है। 4 मिनट का सॉल्यूशन आपको 1 मिनट देखना है, 1/4 देखना है, फिजिक्स केमिस्ट्री चेक करनी है, खुद से करना है, घुस नहीं जाना उसके अंदर कि पूरा तुम कर दो। और नेट पे बहुत सॉल्यूशंस गलत हैं, अभी बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत सॉल्यूशंस गलत हैं, फिजिक्स के तो खासकर, जो बच्चे पढ़ते होंगे उनको समझ में आता होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ भी कर, अरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो कैसे भी आंसर निकाल रखा है लोगों ने, प्लस माइनस के फेरबदल करके कैसे भी आंसर निकाल रखा है। वहां तुम जाओगे तो अपनी केमिस्ट्री भूल जाओगे कि हमने क्या पढ़ा था। तो थोड़ा बहुत हिंट लेना ठीक होता है, एक्सपोजर है, अच्छी बात है, डोंट वेस्ट योर टाइम। बट कहीं से भी कोई सॉल्यूशन देखते हो या हिंट लेते हो, उसको 20% ज़्यादा मत देखा करो, बाकी 80% खुद से किया करो। एक हफ्ते भी अगर आप ऐसा कर गए ना, मेरी बात मान के, आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री इंप्रूव होने लग जाएगी। ये चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है। आप अगर एक चैप्टर को समराइज करोगे ना एडवांस के लिए, तो एक चैप्टर में मुश्किल से आधा पेज भरेगा कंसेप्ट वाइज।
पूरी फिजिक्स को आप 4 या 5 पेज में लिख सकते हो। अभी तक आपने कितने फॉर्मूले पढ़ लिए? आप काउंट करना आज घर पे बैठ के, आधे पेज में सब आ जाएगा। बस फिजिक्स की अप्रोच वाइड होती है, फॉर्मूले लिमिटेड है। मैं तो वैसे एनकरेज नहीं करता किसी को फॉर्मूले याद करने के लिए ज़्यादा, और जब मैं एनकरेज करता हूँ तो मैं ऐसे करता हूँ फिर डायरेक्ट, ये करना ही है, ऑप्शन ही नहीं है, फिर मैं ऐसे करता हूँ, ये फॉर्मूला याद होना ही चाहिए, इसके बाद ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास कोई। इसके अलावा कोई जरूरत नहीं थी, सारे क्वेश्चन हो गए इससे। तो छोटे छोटे फॉर्मूले लिख लो, अपनी शॉर्ट नोट्स बना लो, अपने आप को कंसाइज कर लो और सवाल लेके बैठ जाया करो। छोटा सा फॉर्मूला शीट ले लिया, इस चैप्टर का बनाते चल रहे हो आप लोग साथ साथ, उम्मीद करता हूँ फॉर्मूला शीट बनाते हुए चलो, फिर उठा ली, सवाल करना शुरू कर दिया। कोशिश करें कि उसको ना देखना पड़े, फिर भी एक बार कभी कभी लगता है यार सवाल में शायद फॉर्मूला मैं गलत लगा रहा हूँ, देख लो। इस चैप्टर के बाद में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट होगा, वापस से मैकेनिक्स में एंटर करोगे। मैकेनिक्स में एंटर करते काइनेमेटिक्स, प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव सब काम आएगा। और ये बहुत बड़ा हाथी है जिससे अपन मुक्त हो चुके हैं। आप कितना अच्छे सवाल कर पा रहे हो ये आपके ऊपर है। काइनेमेटिक्स की एक्स्ट्रा प्रॉब्लम कितने बच्चों ने देख करके सॉल्व की? काइनेमेटिक्स का रिवीजन एक्स्ट्रा प्रॉब्लम से हो जाएगा, बहुत अच्छे से होगा करोगे तो। रे ऑप्टिक्स का क्या हाल है? 8 एक्स्ट्रा प्रॉब्लम शीट्स अपलोडेड है। कितनी कर ली अपन ने? 8 में से 8 किसने ट्राई कर ली? 8 में से 7, 6, 5, 4, किसी ने बिल्कुल भी देखा ही नहीं ऐसी कोई चीज भी दुनिया में एग्जिस्ट करती है। तुम्हारे पास गर्दन उठाने का भी टाइम नहीं होना चाहिए बेटा, हमने तुम्हें ऐसा कर रखा है। विद्युत रसायन की प्रैक्टिस शीट, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम 2, क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें पीके पीके भी कभी कभी आता है ना, तो उसको लीव कर सकते हो, या फिर उसके छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं, माइनस का लॉग के वगैरह, अगर आपको ध्यान है तो ठीक है, अदरवाइज उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। एक्स्ट्रा प्रॉब्लम 3, 14 क्वेश्चन है इसके अंदर, ये फैराडे लॉ के क्वेश्चन हैं। अच्छा सॉल्यूशन का भी वेट कर रहे हो ना, सॉल्यूशन आए तो देख के कर लें। ये सब करो, इनको करोगे तो एक आदत बनेगी, वो आदत आपको एग्रेसिव बनाएगी अगले 5 महीने के लिए। मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 5 महीने आप एग्रेसिवली पढ़ाई कर पाओगे अगर अपने आप को इन सब चैप्टर्स के साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके ट्यून अप कर लोगे तो। और ट्यून अप नहीं कर पाए तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा, ट्यून अप नहीं कर पाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए खुद को ट्यून अप करो, मैक्सिमम सवालों की प्रैक्टिस करो, अभी भी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम अपनी रैंक, अपनी परसेंटेज, अपनी परसेंटाइल, अपना सिलेक्शन सब कुछ बेहतर कर सकते हो। और मैं अभी केवल फर्स्ट अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, सेकंड तक तो गया ही नहीं हूँ। और नीट का बच्चा क्या सोचता है? नीट का बच्चा ये ना सोचे कि मेरे पास मई तक का समय है, आपको भी सब कुछ दिसंबर तक खत्म करना है। होता क्या है कि टीचर को एक टारगेट दिया जाता है कि आपको इतना फिनिश करना है, 2 घंटे की क्लास होती है, टीचर 1.5 घंटे तक खत्म करता है। अब उसको लास्ट में लगता है कि यार नहीं, स्पीड स्लो रह गई, तो लास्ट के आधे घंटे में वो रश करते हैं, और जितना टारगेट सोच करके आए थे दिमाग में वो सब वहां पे बाँच के जाते हैं। ये फिक्स अप्रोच होती है। हम आपके साथ वो अप्रोच भी फॉलो नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप जब तक सवाल करने का आपको समय नहीं दिया जाएगा क्लास के अंदर, तब तक आप कैसे करोगे? जब तक ये सवाल आप सोच ही नहीं पा रहे हो क्लास में, क्या मतलब फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको घर पे एक्स्ट्रा टाइम देके पढ़ना पड़ेगा, वापस से दिमाग लगाना पड़ेगा। अब आपने क्लास में सवाल में दिमाग लगाया 2-4 मिनट, फिर मैंने आपको बता दिया, अब आप डायरेक्ट शीट सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा बहुत रिवाइज करके। ये टॉपिक 5 मिनट में खत्म होगा, ये सवाल तुम्हें करने के लिए दूंगा ही नहीं मैं, ये सवाल तो मैं खुद करा दूंगा तुम्हें। और जब ये सवाल मैं खुद करा दूंगा तो बस बात खत्म हो गया, मैंने करा दिया, आगे बढ़ जाऊंगा, मेरे 15 मिनट बचेंगे। 15 मिनट का मतलब होता है 2 टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो ये चीज़ करने से बेटर है कि आप सवालों की प्रैक्टिस करके आओ, यहाँ पे सीखो और सवालों की प्रैक्टिस करके आओ। हम जब हमें पता है कि जिन चैप्टर्स के वेटेज कम है, जिन चैप्टर्स के अंदर थोड़ा सा बच्चा आसानी से समझ सकता है, उन चैप्टर्स में टाइम को कवर किया जाएगा। और ये चैप्टर्स वो नहीं जहाँ टाइम कवर किया जाए, ये अच्छे चैप्टर्स हैं। आपको उस प्रोसेस करने के लिए टाइम चाहिए, दे रहे हैं हम आपको।
बट आप लोग अगर घर पे टाइम वेस्ट कर रहे हो सवालों की प्रैक्टिस का, आज 5 बजे उठना चाहिए था आपको। जब आपको पता है कि 5 बजे कल उठे थे तो आज 5 बजे उठना चाहिए था। 5 बजे से लेकर के आपको 9 बजे तक सवाल लगाने चाहिए थे, फिर आपको क्लास में आना चाहिए था, और आप वो चीज़ नहीं कर रहे हो। घूम फिर के आप ही का नुकसान हो रहा है। ठीक है। और देखना, फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई भी सवाल आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आप ये कह दोगे सर हमको ये आता नहीं था। बस आपको 3 चीज़ें होंगी। पहला, या तो अफसोस होगा काश हम पढ़ लेते। दूसरा होगा सर पढ़ तो सारा लिया, काश हम प्रैक्टिस कर लेते। ठीक है। और तीसरा जो सबसे बड़ा अफसोस होगा, सर हम टाइम वेस्ट नहीं करते। इन 3 के अलावा कोई अफसोस होने नहीं दूंगा। 3 में से कोई एक अफसोस हो। और अगर जो बच्चा टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएगा, सब कुछ करके जाएगा, 99-98 परसेंटाइल कहीं नहीं जाएगी उसकी। वो जनवरी का फर्स्ट अटेम्प्ट देने के बाद एक ही बात बोलेगा, सर मेरी एनआईटी सिक्योर हो गई, अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ, अब अपन एडवांस की तैयारी करते हैं। आपको वो वाला कॉन्फिडेंस चाहिए, या आपको जनवरी के बाद मेरे से ये उम्मीद कर रहे हो कि सर आप मुझे बताओ 3 महीने में कैसे जेईई मेन क्रैक करूँ। अब आईआईटी तो छोड़ दिया मैंने, अब तो मुझे सी बस एनआईटी वनआईटी मिल जाए ठीक है। बुरा नहीं है एनआईटी भी, ट्रिपल आईटीज भी बुरी नहीं है। देखो आपका जो कैलिबर है उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो तुम जितनी मेहनत करोगे, जितने एफर्ट्स डालोगे, जितना सिंसियरली पढ़ोगे, जितना डिसिप्लिन रहोगे, उतना ही आगे जाके फ्यूचर में तुम्हें डिसिप्लिन जॉब मिलेगी, उतना ही पैसा मिलेगा, उतनी लाइफ स्टाइल मिलेगी। और तुम जितना ज़्यादा मज़े में रहते हो, उतना ही मज़े की तुम्हारी ज़िंदगी निकलेगी आगे की। उतना ही तुम कमज़ोर रहोगे, उतना ही फाइनेंशियली वीक रहोगे, उतना ही स्ट्रगल करते रहोगे। अब तुम्हें कैसे अपने आप को चेंज करना है, इट्स अप टू यू। और यही बिल्कुल सही समय है। एक अच्छा कॉलेज आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। ठीक है। चलो सवाल लगाओ।